बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 49 मुलाहिज़ा फरमाएं। घुड़सवार के हाथ में राइफल ना सिर्फ मौजूद थी बल्कि उसने उसे इस्तेमाल भी किया। शायद वो पिकअप को रुकवाने के लिए उसका टायर वगैरह फाड़ना चाहता था। सूरत-ए-हाल संगीन होती जा रही थी। चारों तरफ हवा से झूमते हुए दरख्त और तारीकी थी। नीम पुख्ता रास्ता शैतान की आंत की तरह तवील तरख हो गया था। 2-3 गहरे गढ़ों से गुजरते हुए पिकअप की रफ्तार धीमी हुई और घुड़सवार आनन फानन सर पर पहुंच गया। रुक जा हरामजादे, वरना गोली मार दूंगा, वो जुनूनी अंदाज में गरजा। अब वो बड़ी महारत से पिकअप की दाईं तरफ खिड़की के साथ घोड़ा भगा रहा था। शानी ठीक से नहीं देख सकती थी, लेकिन उसका अंदाजा यही था कि घुड़सवार ने भागते घोड़े से राइफल के कंधे की जरब रियासत के सर पर लगाई थी। पिकअप की रफ्तार पहले से सुस्त हो चुकी थी। वो गीली जमीन पर फिसली और छोटे पौधों को तोड़ती रोती हुई रुक गई। चंद सेकंड बाद शानी को आवाजों से अंदाजा हुआ कि रियासत और राइफल बरदार घुड़सवार बुरी तरह गुथम गुता है। गाय बगाए गाली की आवाज भी सुनाई दे जाती थी। न जाने क्यों इसे एहसास हो रहा था कि राइफल बरदार शख्स रियासत पर भारी पड़ रहा है। अगर राइफल वाले ने रियासत को मार दिया तो क्या होगा? ये सवाल बड़ी शिद्दत से शानी के जहन में उभरा। इसके दिल से आवाज आई, शानी, ये मौका है, यहाँ से भाग जा। अगर ये घुड़सवार रियासत पर हावी हो गया तो थोड़ी देर में एक बार फिर नारपुर के खूनख्वार चौधरियों के कब्जे में होगी तुम। इसने अपने जिस्म को हरकत दी और थोड़ी सी कोशिश करके पिकअप से बाहर आ गई। पिकअप की लाइट्स अभी तक रोशन थी और इन लाइट्स में बारिश की फुहार नजर आ रही थी, लेकिन जो ज्यादा अहम मंजर इन लाइट्स में नजर आ रहा था वो चौधरी के वफादार कारिंदे रियासत और नारपुर के घुड़सवार के दरमियान तसादुम का था। दो वहशी दरिंदों की तरह एक दूसरे से भिड़े हुए थे। दोनों का भी अकल और जोर आवर थे। दोनों के चेहरे लहू लुहान थे। किसी भी वक्त एक के हक में फैसला हो सकता था। शानी ने चादर मजबूती से जिस्म के गिर्द लपेटी और तेजी से दरख्तों में दाखिल हो गई। यकबस्ता हवा इसकी हड्डियों में उतरने लगी। इसकी चादर खारदार झाड़ियों से उलझ रही थी। शाखें इसके चेहरे और जिस्म के नंगे हिस्सों से टकरा रही थी, मगर वो दौड़ती चली जा रही थी। वो जल्द से जल्द इन लोगों से दूर हो जाना चाहती थी। वो 2-3 मिनट भागी होगी कि अचानक इसके जिस्म को शदीद झटका लगा। इसे यही लगा जैसे जमीन दफअतन इसके पाँव के नीचे से निकल गई है। इसके साथ ही बाएं टखने से जरा ऊपर दर्द की शदीद लहर उठी। वो पहलू के बल गीली जमीन पर गिरी और किसी खारदार पौधे की चुभन इसने अपने कंधे पर महसूस की। इसके यहाँ पे हुए सीने से एक दिलदोज कराह निकल कर रह गई। इसे अंदाजा हुआ कि इसका पाँव किसी गड्ढे में गिर गया है और किसी शिकंजे जैसी शय में बुरी तरह जकड़ गया है। इस सरारी हरकत के तहत इसने पाँव नादीदा गिरफ्त से निकालने की कोशिश की और इसके होंठों से एक और कराह निकली। पाँव बुरी तरह जकड़ा हुआ था। इसे अपनी तकलीफ को नजरअंदाज करते हुए अपने पाँव को दीवानावार कई झटके दिए, लेकिन बेसुध। वो अपनी तकलीफ में इजाफा करने की सिवा कुछ ना कर सकी। वो अब सूरत-ए-हाल को कुछ और समझ रही थी। पीपल के एक दरख्त ने इसके सर पर साया कर रखा था। दरख्त की कुछ मोटी जड़ें एक गड्ढे में से निकली हुई थी। यह गड्ढा अंदाजन 2.5-3 फुट गहरा था और इसमें बारिश का पानी जमा था। भागते भागते शानी का पाँव इस गड्ढे में गिर गया और वो जड़ों के दरमियान खला में फंस गया। वो पाँव निकालने के लिए जोर लगाती तो खमदार जड़ें ऊपर की तरफ उठ जाती थी। यूं लगता था कि उन्होंने मजीद मजबूती से पाँव को जकड़ दिया है। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? इसके दिल की गहराइयों से ये सवाल दिलदोज आप बनकर निकला। इसकी शाल तो दरख्तों के दरमियान भागते हुए शाखों से उलझकर इसके सर से उतर चुकी थी। स्वेटर, कमीज, दुपट्टा सब कुछ भीग चुका था। तशवीश को मजीद बढ़ाने वाली बात यह थी कि वो अभी उस मुकाम से ज्यादा दूर नहीं आई थी जहाँ घुड़सवार और रियासत में तसादुम हुआ था। अभी कोई 1 मिनट पहले इसने दरख्तों में गूंजती हुई एक दूर अफ्तादा चिंगाड़ सुनी थी। यकीनन ये उन्हीं 2 अफराद में से किसी की थी जिन्हें वो पिकअप के पास बरसरे पैकार छोड़ आई थी। शानी ने अक्सर सुना था कि मुसीबत तनहा नहीं आती। इस पर भी मुसीबतें बाजमात हमलावर हुई थी। आफात का एक जमघटा जो दर्दो करब के जंगल में वहशत के नकारे पीटता इसको भगा रहा था। अचानक कुछ फासले पर बुलंद होने वाली आवाजों ने शानी के आसाब को झुंझोड़ा। ये पत्तों के सरसराने, शाखों के टूटने की आवाजें थी। ये उस तरफ से बुलंद हुई थी जहां से वो आई थी। ये एक सुनसान रख दरख्तों का जखीरा थी। दूरों नजदीक किसी मुतनफ़्फ़िस का पता नहीं मिलता था। एक तवील रात में धीमी धीमी बारिश, सर्दी, तारीकी ने इस जगह को पूरी तरह ढांप रखा था। ऐसे में यहाँ कौन इसकी मदद को आ सकता था? लेकिन इंसान का दिल ऐसी चीज है जो बदतरीन हालात में भी अपने लिए उम्मीद का सहारा ढूंढता है। फांसी दिए जाने वाले शख्स के सीने में भी उस वक्त तक जिंदगी की उम्मीद मौजूद रहती है जब तक तख्ता पाँव के नीचे से खिसक नहीं जाता। शानी भी यही उम्मीद कर रही थी। शायद जो आहटें सुनाई दी थी वो किसी ऐसे फर्ज या अफराद की हों जो इसकी मदद कर सकें। इसका दिल चाहा कि वो मदद के लिए पुकारे, मगर इस पुकार का असर उल्टा भी हो सकता था। मदद की बजाय मुसीबत भी पहुंच सकती थी। वो शिकंजे में फंसी कराती रही, आमदा घड़ियों का इंतजार करती रही। गाय बगाए वो अपने पाँव को छुड़ाने की कोशिश करती रही, मगर हर बार नाकाम होती थी। टखने से ऊपर इसकी पिंडली जैसे दम बदम दर्द से भरती जा रही थी। शायद हड्डी टूट गई थी।
जब ज़हनी तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है तो जिस्मानी तकलीफ उसमें दब जाती है। शानी का हाल भी यही था। आम हालात में शायद पिंडली टखने की तकलीफ इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती, लेकिन अब यह तकलीफ पसे मंजिर में थी। पेशे मंजिर में बदतरीन खदशात थे। इसके साथ क्या होने वाला है, इसकी मौत कब वाक़ होने वाली है, इसकी मौत कितनी सहल या कितनी अज़ियतनाक साबित होने वाली है, और अगर इसकी किस्मत में अभी मजीद जिंदगी भुगतना लिखा है तो इसकी जिंदगी की नौयत क्या होगी। घुड़सवार कोठी के बैरूनी गेट से पिकअप के पीछे लगा था। ऐन मुमकिन था कि उसके साथ ही पिकअप के ताकुब में चल पड़े हों। इसके अलावा यह भी हो सकता था कि दारपुर के चौधरियों को चौधरी बशीर की होशियारी का पता चल गया हो। वो जान गए हों कि शानी तो कोठी में मौजूद नहीं। अगर ऐसा हो चुका था तो फिर कुर्बो जवार में इसकी तलाश वसी पैमाने पर शुरू हो सकती थी। वो इन्हीं ख्यालों में उलझ रही थी जब यकायक इसका दिल उछल कर खल्क में आ गया। कोई नादीदा शख्स इसके बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। मुश्किल 50-60 कदम के फासले पर इसे टार्च की बदम रोशनी दिखाई दी। इसके साथ ही शाख और पत्तों के सरसराने की आवाज़ें आईं। यहाँ सब्जा इतना गुंजान था कि उसमें से रास्ता बनाकर गुजरना पड़ता था। टार्च की रोशनी मुख्तलिफ इतराफ में हरकत करती धीरे धीरे करीब आ रही थी, जैसे दाम में फंसा कोई चरिंदा अपने शिकारी को देखकर आखिरी बार खुद को छुड़ाने की फितरी कोशिश करता है। शानी ने भी तड़प कर अपना टखना जड़ों के 2 शाखे में से निकालना चाहा। इसे अपने आदात पाँव की दकेल के साथ जख्मी पाँव को छुड़ाने की भरपूर कोशिश की, मगर हासिल कुछ नहीं हुआ। इसके ऊँटों से दबी दबी सिसकारियां निकल कर रह गई। वो वाज़े तौर पर महसूस कर रही थी कि इसके आदात पाँव पर कीचुआ या इसी किस्म का कोई कीड़ा रेंग रहा है। टार्च बरदार दाएं बाएं भटकने के बाद अब सीधा पीपल की तरफ आ रहा था। शायद गीली जमीन पर पाँव के निशानात से भी उसे कुछ मदद मिल रही थी। शानी की निगाहों के सामने इसका हेवला बिल्कुल वाज़े था। यकीनी बात थी कि वो घुड़सवार या रियासत ही में से कोई एक है। ताम उसके कदों कामत से भी कुछ अंदाजा करना मुश्किल था। वो दोनों ही लंबे तड़ंगे थे। सिर्फ एक बात थी जो शानी की तशवीश में इजाफा कर रही थी। अगर ये शख्स रियासत था तो फिर इसे खामोश नहीं होना चाहिए था। इसे शानी को पुकारना चाहिए था। वो पुकार नहीं रहा था, बस खामोशी से इसे ढूंढ रहा था। मगर उसकी कोई और वजह भी हो सकती थी। वही उम्मीद जो तख्ता निकलने तक मौजूद रहती है। वो टार्च की रोशनी जमीन पर फेंकता करीब आता चला गया। तब टार्च की रोशनी शानी के चेहरे पर पड़ी और साकत हो गई। वो 8-10 फुट के फासले पर खड़ा था, मगर वो रोशनी के अकब में था, इसलिए चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। शानी को लगा वो रियासत है। कि कौन रियासत? शानी ने लर्ज़ां आवाज में पूछा। रियासत की माँ का सर, मैं तेरा खसम हूँ बाबर, हरामज़ादी, एक त्याती आवाज ने कड़क कर कहा, और उसके साथ ही शानी के भीगे बाल एक बेरहम गिरफ्त में जकड़ गए। वही हुआ था जिसका डर था। पिकअप के करीब होने वाली लड़ाई में रियासत को मात हुई थी। अब नारपुर का गुसीला घुड़सवार इसके सामने था। शानी अब उसके मदम खदोखाल देख सकती थी। उसकी नाक गैर मामूली तौर पर मोटी थी, बाल घुंघरियाले और जबड़े चौड़े थे। उसकी पेशानी से अभी तक खून रिस रहा था। लड़ाई में उसकी पगड़ी कहीं गिर गई थी। स्वेटर और कुर्ता दोनों इस तरह फटे हुए थे कि पेट उरियां था। उसके खदोखाल गवाही दे रहे थे कि वो बैर जी के खानवादे ही का कोई बिगड़ा हुआ चौधरी ज़्यादा है। वो बेहद तैश में था। शानी के बाल मुट्ठी में जकड़ने के लिए उसने अपनी राइफल पीपल के तने से टिका दी थी। उसके बाएं हाथ में टार्च थी जिसकी रोशनी सीधी शानी की आंखों में घुस रही थी। चल कुत्ते की बच्ची, उठ। वहां कोठी में तेरे 200 महाराज तेरा इंतजार कर रहे हैं और तू माँ की रानी याद ही रात को अपनी पित मार रही है, नहा रही है। उसे शानी को बाजू से पकड़कर जोरदार झटका दिया। शानी के ऊँटों से कड़ा निकल गई। इस वक्त घुड़सवार को पता चला कि शानी का पाँव कहीं फंसा हुआ है। उसने एक और जोरदार झटका दिया। बाहर निकल, कहाँ टांग फंसा बैठी है भगोड़ी, वो बेहद करख्त आवाज में बोला। शानी इस मर्तबा चिल्ला उठी। घुड़सवार ने टार्च की रोशनी गड़े में फेंकी, फिर शानी का बाजू छोड़कर एक हाथ पानी में घुसाया। उसने टटोल कर वो 2 शाखा जड़ें दरियाफ्त की जिन्होंने शानी का टखना बुरी तरह जकड़ रखा था। उसने टार्च भी एक तरफ रख दी और दोनों हाथ पानी में डालकर शानी का टखना छुड़ाने की कोशिश की। उसकी जोर आजमाई के सबब शानी दर्द से चीख उठी। इसे लग रहा था कि टांग 2 टुकड़े हो जाएगी। दरहकीकत पाँव बुरी तरह जकड़ा हुआ था। शानी जब भागती हुई आई थी तो जिस्मानी वजन के सबब पाँव मजबूत जड़ों में घुस तो गया था, मगर अब उसको वापस खींचना नामुमकिन हो रहा था। दूसरी तरफ ये बाबर नामी घुड़सवार था कि जल्द अज जल्द उसकी टांग गड़े में से खींच लेना चाहता था। दरहकीकत वो शानी के सिलसिले में बेहद पुरजोश नजर आ रहा था। ये उसकी बहुत बड़ी कामयाबी थी कि उसने अपने खानदानी दुश्मनों की बेटी को चोरी छपे भागते हुए पकड़ लिया था। न सिर्फ पकड़ा था बल्कि ये कारनामा तने तनहा अंजाम दिया था कि अब वो उसे जल्द अज जल्द कोठी में अपने भाई बंदों के सामने ले जाना चाहता था। फख्र से सीना तान कर ये बताना चाहता था कि उसने किस तरह जान खतरे में डालकर अकेले पिकअप का पीछा किया और चोरों की तरह भागती हुई दुश्मन ज़ादी को पकड़ लिया। बारिश कुछ तेज हो गई। शानी की बेबसी बढ़ती जा रही थी। बाबर नामी ये घुड़सवार बेरहमी से शानी की टांग को झटके दे रहा था और हर बार जब वो ऐसा करता शानी तड़प कर रह जाती। वो जिल्लाट अमेज अंदाज में गालियां बकने लगा। शानी को बुरा भला कहने लगा, यहाँ तेरी बेबे बैठी हुई थी जो भागी आ रही थी इस तरफ। हाँ, कहाँ जा रही थी, कहाँ जा रही थी?
उसे शानी के सर को जोर से झटका दिया। वो सिसकने के सिवा और कुछ ना कर सकी। यहाँ कोई तेरा यार था? कौन था यहाँ? उसने फिर शानी के सर को झटका दिया। वो कुछ नहीं बोली तो वो बड़बड़ाने लगा। अंधी कहीं की टांग भी फंसाई है तो कैसी बैड़ी जगह पर। वो कुछ देर सोचता रहा, फिर सर को झटकर गड़े से पानी निकालने में मसरूफ हो गया। इस काम के लिए वो अपने दोनों हाथों को प्याले की तरह इस्तेमाल कर रहा था। उसने टार्च ऐसे अंदाज से रख दी कि उसकी रोशनी गड़े पर पड़ रही थी, लेकिन ये रोशनी गड़े पर पड़ने के साथ साथ शानी के ज़ेरीन जिस्म पर भी पड़ रही थी। गड़े से पानी निकालते निकालते ये बाबर नामी शख्स जैसे एकदम ठिठक कर रुक गया। अपनी ही जानी कैफियत में से निकलकर उसने जैसे पहली बार गौर से शानी को सरतापा देखा। वो मुसीबत में थी, बदहाल थी, लेकिन हुस्न फिर भी हुस्न होता है। 7 पर्दों में छुप कर और कीचड़ में लुथड़ कर भी अपनी झलक दिखाता है। टार की रोशनी शानी को नुमाया कर रही थी। उसके लंबे बाल भीग कर रुखसारों से चिपके थे। बारिश का पानी कतरा कतरा उसके चेहरे और गर्दन पर बह रहा था। वो शुरू में ऊंधी गिरी थी, मगर टांग के साथ मुसलसल होने वाली जिद्दोजहद के बाद अब वो सीधी हो गई थी। बारिश के सबब उसका लिबास इसके जिस्म का हिस्सा नजर आ रहा था। बाबर ने टार्च जमीन से उठाई और उसकी रोशनी को शानी के जिस्म पर धीरे धीरे सिरकाने लगा। 15-20 सेकंड ही में उसका रवैया बिल्कुल बदला हुआ नजर आने लगा था। बोझलत और तेजी उसकी हरकतों सकनात से बकफूद हो गई, जो थोड़ी देर पहले तक दिखाई देती थी। वो चंद गहरी सांसें लेकर शानी के करीब गीली जमीन पर बैठ गया। औरत की छठी इसी से इस किस्म की तब्दीलियों से बहुत जल्द आगाह कर देती है, और शानी ने तो अपने बाबुल के आंगन से निकलने के बाद बस ये तब्दीलियां ही देखी थी। ये चढ़ी हुई सांसें, ये बहकी हुई निगाहें, ये जिस्म को कुचलने के लिए बेताब हाथ। बाबर नामी उस शख्स की हरकतों सकनात ने शानी के ज़हन में खतरे की घंटी बजा दी, और खतरा तो बिल्कुल वाज़ेह था। ये अंधेरी अबरआलूद रात, ये सुनसान जंगल, ये बाइख्तियार बर्द और मजबूर शानी। इन लम्हों में वो दाम में फंसी हुई हिरनी की तरह थी। शिकारी राइफल बदस उसके सर पर खड़ा था। फिर शिकारी ने अपना लरजता हुआ हाथ आगे बढ़ाया और उसकी भारी सांस शैतानी फुनकार की तरह थी। उसका खुरदरा हाथ शानी के रुखसार और गर्दन पर फिसलने लगा, उसके बालों में उलझने लगा। ये क्या कर रहे हो? पीछे हट जाओ मुझसे। ओ हो, रस्सी जल गई पर बल ना गया। वो दांत पीस कर बोला, देखो मेरे करीब आए तो मैं अपनी जान ले लूंगी, खत्म कर लूंगी खुद को। खत्म तो अब तुमने होना ही है मेरी जान। अगर इससे पहले किसी का थोड़ा सा फायदा हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। वो डिठाई और बेरहमी से बोला, कि कहना क्या चाहते हो तुम? गल ये है मेरी सोनी कि तेरे मुकद्दर का फैसला तो कोठी में हो चुका है। अब तेरी जान बचती नजर नहीं आती है। भैया बशीरे, तेरे बदले अपनी जान देने से तो रहा, जान तो खैर से तुझे ही देनी पड़ेगी। क्यों जान देनी पड़ेगी? मैंने क्या किया है? हो, तूने तो कुछ किया ही नहीं। उसने अपने दाएं हाथ में शानी के दोनों रुखसारों को इस तरह दबाया कि शानी का बालाई ऊंट नाक की नोक से छूने लगा और शक्ल मुझे हिक्का खेज बन गई। वो दांत पीसते हुए बोला, तूने उस कुत्ते रुस्तम सियाल के साथ मिलकर साज़बाज़ की। तूने उसे हवेली बुलाया, तूने उसके हाथों भाई फाखर और बैरजी को कत्ल कराया। तूने उसके हाथों हमारे पुरखों की हवेली को आग लगवाई। हमारे दर्जनों बहन बरात सड़कर सबा हो गए। और माँ की लाडो, तू कहती है तूने कुछ किया ही नहीं। शानी की रगों में खून सनसना उठा, लेकिन जल्दी इसने खुद को संभाल लिया। ये सब झूठ है, बोतान है। अगर उस समय मेरे कहने से हवेली में आया था तो फिर मैं उसके साथ हवेली से जाती, उसकी हिफाजत में रहती। मैं तो लाहौर में थी। चौधरी बशीर, जालां, कादरा सब जानते हैं। वो रिक्शे वाला जकरिया गवाह इस बात का। लेकिन इस वक्त ये बातें करने का मौका नहीं है। मुझे यहाँ से निकालो। वो कराई। तू जितनी मर्जी सफाइयां पेश करे, पर सब जानते हैं हवेली से भागने के बाद तू कम से कम 2 महीने कहीं गायब रही है। कहाँ रही है ये तो जानती तू है, या तेरे साथ सोने वाले तेरे आशिक जानते होंगे। ये सब बोतान है, बकवास है। मैं तुम लोगों के सामने हर सबूत पेश कर सकती हूँ। शानी सिसकारी लेते हुए बोली। बाबर ने गहरी सांस लेकर एक बार फिर टार्च का रोशन दायरा शानी के जिस्म पर सिरकाया। मैं इस बहस झगड़े में पड़ना नहीं चाहता, मेरी दिल भर जाई। मैं तो बस तेरी शहद भरी जवानी से थोड़ा सा हिस्सा लेना चाहता हूँ। उसके बाद क्या होगा ये फिर देखा जाएगा। वो शानी को दबोचते हुए बोला, खुदा का खौफ करो, तुमने भी एक दिन अल्लाह को जान देनी है। शानी कराई और उसके हाथों को झटका। मैं काफिर नहीं हूँ मेरी जान, पर तू इतनी सोन हलवा है कि दिल हाथों से फड़क कर निकल गया है। शायद भैया बशीर तेरे लिए ठीक ही जल्ला हुआ है। तेरे मीठे मुखड़े में कोई ऐसी बात है कि बंदे की मत मारी जाती है। इससे पहले कि शानी कुछ कहती, बाबर ने हिजानी अंदाज में दाएं बाएं देखा, फिर एक झटके से अपना फटा हुआ स्वेटर और कुर्ता अपने जिस्म से अलहदा कर दिया। उसके बाद उसने शानी की भीगी हुई लंबी चोटी पकड़ी और तेजी के साथ उसे एक शाख के गिर्द गिरा दे दी। जब वो ऐसा कर रहा था, शानी के पांव को जोरदार झटके लगे और वो दर्द से चीखी। इसने रोते हुए कहा, ऐसा क्यों करते हो? क्यों औरत को ऐसे जलील करते हो तुम? क्या मिलता है इससे तुम्हें? बहुत कुछ मिलता है। वो आंपते हुए लहजे लेकिन पुरसुकून अंदाज में बोला, और तुम सिर्फ औरत नहीं हो, तुम दुश्मन की औरत हो। दुश्मन की औरत को जलील करने का अपना ही मजा होता है। तुम्हारे घर की किसी औरत के साथ ऐसा कोई करे तो फिर? उसने फिर शानी के रुखसारों को अपने हाथों में जकड़ा और फुनकारा।
जो करता है वही बढ़ता है, जिन्होंने किया ही नहीं वो भरे क्यों। शानी उसकी आंखों में वहशत की चिंगारियां देख रही थी। पता नहीं उसने रियासत के साथ क्या किया था, उसे मार दिया था या कहीं बेहोश करके फेंक आया था। अब वो इस भीगे हुए वैराने में मुख्तारे कुल था। शानी बांप रही थी, इसकी मौत इसके करीब तर होती जा रही है। ये बात तो वो भी अच्छी तरह समझ रही थी कि अगर शैतान सिर्फ बाबर ने वो सब कुछ कर लिया जो वो करना चाहता है, फिर वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो ये हरगिज नहीं चाहेगा कि वो शानी को जिंदा सलामत अपने भाई बंदों के सामने पेश करे और अपने करतूत का पोल खुलवाए। उसके लिए ये बहाना बनाना बहुत आसान था कि उसने मफरूर शानी और उसके साथियों को भागने से रोकने के लिए गोली मार दी। और हकीकत ये थी कि शानी को मौत से किसी तरह का खौफ नहीं आ रहा था। बाबू की अब्दी जुदाई और रुस्तम की मुमकिना मौत के बाद अब उसे जिंदगी बेहद नागवार महसूस होने लगी थी। लेकिन ये जरूर था कि वो इज्जत से मरना चाहती थी। इस मनूस गड्ढे के किनारे एक वैसी बिल्ली बार के हाथों तार तार होकर मरने का तस्वुर बेहद अंधोनाक था। बाबर ने उसे दोनों कंधों से थामा और उसके साथ जोर आजमाई करने लगा। शानी का टखना अजियत के नाकाबिले बयान शिकंजे में था, मगर जो शख्स शानी को मौत तक धकेलने का इरादा रखता था उसे टखने की तकलीफ की क्या परवाह हो सकती थी। वो बिल्कुल जुनूनी दिखाई देने लगा। अचानक वो रुक गया, शायद उसने कुछ सुना था। एक मदमसियाहट तो शानी ने भी महसूस की थी। शुरू में यह अंदाजा लगाना मुश्किल था कि यह किसी जानवर की आवाज थी या किसी इंसान ने अपनी मौजूदगी का सबूत दिया था। कुछ देर तक सुनगुन लेने के बाद बाबर एक बार फिर शानी की तरफ मुतवज्जो हुआ, लेकिन इस मरतबा उसने राइफल बिल्कुल अपने करीब रख ली थी। दफअतन एक बार फिर बुलंद आवाज हुई। इस मरतबा ये खासी वादे आवाज थी, ये इंसानी आवाज थी और ये एक नहीं थी। लगता था 3-4 अफराद जाड़ जंकाड़ में रास्ता बनाते हुए तेजी से आगे बढ़ रहे थे। बाबर ने टार्च बुझा दी। इसकी हरकत तो सकनात से हरास टपकने लगा था। यही वक्त था जब शानी को एक रस्सी जैसी शय हवा में लहराती हुई नजर आई। ये शय बाबर की गर्दन की तरफ बढ़ी और वह झटके से पुश्त के बल गिरा। इसके सीने से एक डरी हुई तवील आवाज निकल गई। एक शख्स जस लगाकर बाबर की तरफ बढ़ा और उसके सीने पर चढ़ बैठा। इसी दौरान में 3-4 मजीद अफराद नमूदार हुए और बाबर पर पल पड़े। चंद सेकंड के अंदर ही उन्होंने इसे बेबस कर दिया। तब शानी को अंदाजा हुआ कि वो मचलते फड़कते बाबर को किसी शय से बांध रहे हैं। बाबर गालियां बक रहा था और खालिस पंजाबी जबान में हमलावरों को बदतरीन नताइज की धमकियां दे रहा था। जवाब में एक हमलावर भी उसे गालियों से नवाज रहा था। जब बाबर की तरफ से कदरे इत्मीनान हो गया तो एक शख्स शानी की तरफ मुतवज्जो हुआ। शानी को यह देखकर हैरत हुई कि सख्त सर्दी में भी उस शख्स का बालाई जिस्म मुर्रियां था। ज़ेरीन जिस्म पर एक धोती नुमा शय दिखाई देती थी। उसने जमीन पर पड़ी टार्च उठाई और उसे रोशन करके ध्यान से शानी को देखा। फिर वो इसके करीब बैठ गया। बाबर के साथ जोर आजमाई में शानी की चोटी की गिरा शाख पर से ढीली पड़ गई थी। उसने ये चोटी शाख से छुड़ा दी। तब उसने पुकारने वाले अंदाज में कहा, राजे इधर आ। लंबा ऊनी चोगा पहने हुए एक शख्स पीपल के नीचे आ गया और अदब से खड़ा हो गया। पहले शख्स ने कहा, लगता है इस कुड़ी की टांग नीचे जड़ों में फंसी हुई है, इसका कुछ करो। राजे ने इस बात में सारी लाया और एक साथी को भी बुला लिया। उस शख्स ने भी मोटा चूगा पहन रखा था। इसके अलावा सर्दी से बचाने के लिए एक सदरी भी उसके जिस्म पर मौजूद थी। वो दोनों शानी की टांग की तरफ मुतवज्जो हो गए और पानी में हाथ डालकर उन जड़ों को टटोलने लगे जिन्होंने टखना जकड़ रखा था। शानी एक बार फिर कराने लगी। पहले शख्स ने अपने साथियों से कहा कि वो गड्ढे को पानी से खाली करें। इन दोनों ने हाथों के प्याले बनाए और बचा कुचा पानी गड्ढे से निकालने लगे। दूसरी तरफ बाबर 2 आदमियों की गिरफ्त में मुसलसल गालियां बक रहा था। अंदाजा होता था कि उसकी मशकें बड़ी अच्छी तरह कसी गई हैं। इसी दौरान में उसका मुंह भी बंद कर दिया गया। गालबन कोई कपड़ा वगैरह ठोंस दिया गया था। अब बस वो गूं गां ही कर पा रहा था। कहीं पास ही घोड़े के हिनहिनाने की आवाज आई। इसका मतलब था कि इन लोगों ने बाबर का घोड़ा ढूंढ लिया है। अगर उन्होंने घोड़ा ढूंढ लिया था तो इसका मतलब था वो चौधरी के वफादार कारिंदे रियासत को भी जिंदा या मुर्दा ढूंढ चुके होंगे। ये कौन लोग थे? यहाँ सुनसान रख में क्या कर रहे थे? अब वो बाबर के बाद उनकी 10 रस्में थी। वो इससे क्या अच्छा बुरा सलूक करने वाले थे? ऐसे कई सवालात शानी के ज़हन में कलबला रहे थे। टार की रोशन दायरे का रुख तो गड्ढे की तरफ ही था। तब उसकी रोशनी में इधर का मंजिर भी कुछ वाज़ेह हो गया था। जो शख्स सबसे पहले शानी तक पहुंचा था वो आम जिस्म का था, लेकिन उसके शाने गैर मामूली तौर पर चौड़े थे। उसने टिंड करा रखी थी और खिचड़ी दाढ़ी जाड़ जिंकाड़ की तरह नजर आती थी। उसका बालाई जिस्म मुर्रियां था। शानी को उसके गले में मोटे बनकों की माला नजर आई। उस शख्स के चेहरे पर सबसे नुमायां शय उसकी चमकती हुई आंखें थी। वो बड़ी गूंजदार आवाज में बोलता था जैसे रेडियो या टीवी पर अनाउंसमेंट की जा रही हो। गड्ढा पानी से खाली हो गया तो टार्च की रोशनी में शानी का पांव जड़ों के 2 शाखे में से छुड़ाने की कोशिश की जाने लगी। एक तकलीफदेह अमल था। शानी बार बार तड़प जाती थी। टिंड वाले शख्स ने हाथ के इशारे से अपने साथियों को रोक दिया। पांव बुरी तरह फंसा हुआ है, जड़ों को काटना पड़ेगा काका, उसने गूंजदार आवाज में कहा। सरमद के पास कुलाड़ा है पीर बादशाह, राजा ने कहा। ओए खोते, ये कुलाड़ी का काम नहीं, इसकी टांग टूट जाएगी। कहीं से आरी वगैरह का बंदोबस्त करो। जी पीर बादशाह, राजा ने सर झुकाया। चलो फिर जाओ, जल्दी करो, यहाँ सर्दी बहुत ज्यादा है।
कहीं सारे के सारे अकड़ ही ना जाए। राजा और सरमद जाने लगे तो टिंड वाले ने कहा, इस जंगली रीछ को भी उठाकर ले जाओ यहाँ से। उसका इशारा बाबर की तरफ था। आप यहाँ अकेले रहेंगे? राजा ने पूछा। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, बस तुम आरी लेकर आना। राजा ने इस बात में सर हिलाया। 3 बंदों ने बंद हुए ग्राडील बाबर को उठाकर झाड़ियों का रुख किया। चौथे ने उसकी राइफल उठा ली। चंद सेकंड बाद मुख्तलिफ आवाजों से अंदाजा हुआ कि वो बाबर को घोड़े पर लाद रहे हैं। धीरे धीरे आवाजें दूर होती चली गई। इस अमर का इशारा था कि वो अपने डेरे की तरफ चले गए हैं। टिंड वाले ने टार्च उठाई और उसका रोशन दायरा धीरे धीरे शानी के पूरे जिस्म पर सिरकाया। यह वही अंदाज था जो आज पौन घंटे पहले बदफितरत बाबर ने इख्तियार किया था। शानी के दिल में नए वसवसे सर उभारने लगे। जिस शख्स को पीर बादशाह कहा गया था वो काफी उम्र का था, मगर अब तक के तजर्बों ने शानी को तो यही बताया था कि उम्र, हुलिया, पेशा, रिश्ता कुछ मानी नहीं रखते। अगर कोई चीज मानी रखती है तो वो है जिन्स। ये एक ऐसे देव की तरह है जो जरा सा मौका मिलने पर बंद बोतल से निकलती है और हर अखलाकी कदर को पामाल कर देती है। इसने बहुत सुना था कि अकेली औरत के लिए ये दुनिया दरिंदों से भरे हुए तारीख जंगल की तरह होती है। कोई यहाँ किसी रैम की नजर से नहीं देखती, हर कोई फाड़ खाने को दौड़ता है। वो इस अमली तजर्बे से गुजर रही थी। इसकी आंखें हैरत से पथराई हुई थी और हर अच्छे बुरे इंसान पर से इसका यकीन उठ गया था। शानी को यूं महसूस हो रहा था कि आज एक ही रात में दूसरे खबसकार से इसका वास्ता पड़ने वाला है। वो टार्च की रोशनी में शानी को बड़े ध्यान, बेपनाह दिलचस्पी से देखने लगा। शानी की खूबसूरती का अक्स उसके सुरमे से सुनी आंखों में वाज़े तौर पर उभर रहा था। उसने अपने उल्टे हाथ की पूंछ सोले ओले शानी के भीगे रुखसार पर फेरी। बिल्कुल रेशम हो, बहुत नाजुक, बहुत मुलायम। शानी ने रोते हुए कहा, मेरी एक बात मानोगे? तुम 100 बातें कहो, क्यों नहीं मानूंगा। मुझे मार दो, मैं अपना खून तुम्हें माफ करती हूँ। मेरा गला काट दो या कोई पत्थर उठाकर मेरे सर पर मार दो। खुदा के लिए मेरी जान ले लो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। रंगवाली के चौधरी इरशाद की बेटी ने बाकायदा हाथ जोड़ दिए थे। वो हंसा और उसकी आंखों की चमक कुछ और गहरी होगी। पीर बादशाह के होते हुए तुम मौत की तमन्ना कर रही हो, बड़ी जल्दी हो। ओए, हम तो मुर्दों को जीना सिखा देते हैं, तू तो फिर सर से पांव तक जिंदगी से भरी हुई है। 16 आने फिट हो जिंदा रहने के लिए। उसने शानी का गुदाज हाथ अपने हाथ में थाम लिया।